हेलो बच्चों, नमस्कार। इस बार बारी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो सर आज इस वीडियो में स्पेशल क्या है? आज इस वीडियो में स्पेशल है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाले हैं। मतलब हर एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स क्या हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और पॉइंट्स मैं उसमें बताता चला जाऊंगा, जिसे आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चले जाओगे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में उसका बेस्ट एक्सप्लेन कर पाओ और अच्छे से एग्जाम को फुलफिल कर पाओ। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट। इसमें आपको मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले इसमें बताना है मैनेजमेंट होता क्या है, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं और इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। ठीक है, और इसको डेवलप कैसे किया गया मॉडर्न मार्केट में, जैसे मॉडर्न हम लोगों का भी चल रहा है मैनेजमेंट, या पहले जो मैनेजमेंट था वो कैसा था। तो ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपने 12 में और बाकी भी चीजों में मैनेजमेंट को पढ़ ही रखा होगा। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है कि ये कहां यूज किया जाता है। तो याद रखोगे ये एक परवेसिव नेचर का होता है, मतलब ये हर जगह यूज किया जाता है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली बिजनेस फर्म। ठीक है, या इट इज नॉट डिपेंड द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। ये किसी भी बिजनेस के साइज या नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये हर जगह यूज किया जाता है। इनफैक्ट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह यूज किया जाता है। इसीलिए इसका एक नेचर है परवेसिव नेचर। ठीक, समझ गए? जैसे घर में मैनेजमेंट है ना, आप लेट से आओगे तो घर में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मंदिर मस्जिद में इतने सारी भीड़ होती है, उसको हैंडल करना, सारी चीजें करवाना, तो यहां पर भी होता है। अच्छा, यूनिवर्स में भी है। अभी देखो चंद्रयान 3 हम लोगों का जा रहा है, तो क्या वह मैनेजमेंट नहीं है? हाँ सर, वहां भी मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट को डिफाइन कर देना है। ये शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि ये हर जगह यूज किया जाता है। उसके बाद आप 2-3 एक्सप्लेनेशन लिख दोगे। जैसे एक छोटा सा मैं डिफाइन कर रहा हूं, FW टेलर ने क्या कहा है, उसका डेफिनेशन देखोगे। अकॉर्डिंग टू FW टेलर आपको ऐसे भी लिखना है उसमें। ठीक, क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, यह जानने की कला है कि आप इंसानों से क्या काम करवाना चाहते हो। क्योंकि याद रखोगे मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम करवाने की कला है। ठीक है, डूइंग थिंग्स बाय द अदर्स, हम लोग दूसरों से काम करवाते हैं। इसमें यह देखना रहता है कि एक इंसान जो काम कर रहा है वो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कैसे काम कर पाएगा। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, बेस्ट इन चीपेस्ट वे। समझ में आ गया? यही है। तो इसका डेफिनेशन हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप एक दो बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशन है, कम से कम 2 या 3 उसको याद कर लोगे, इससे आपका मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। अब आता है इसका फंक्शन। तो फंक्शन आपने पढ़ ही रखा है। इसके कौन कौन से फंक्शन है? पहले प्लान करना, सबसे फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन आता है प्लानिंग। फिर क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आता है? स्टाफिंग। फिर क्या आता है? डायरेक्टिंग। एंड फिर क्या आता है? कंट्रोलिंग। ये मैंने अपने वीडियोस में भी बता रखा था। आप इसको याद कैसे रखोगे कि अगर मैंने एक बैंक खोला, सोचो आज हम और आप मिलकर एक बैंक खोलेंगे, तो पहले हमने प्लान किया। कल हम लोग जाएंगे दुकान लेंगे या रूम लेंगे, उसमें ऑर्गेनाइज करवाएंगे कि स्टाफ कहां बैठेगा, उसके मैनेजर्स कहां बैठेंगे, कस्टमर का काउंटर कहां होगा, कौन क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ठीक, तो पहले प्लानिंग करेंगे, बैंक खोलना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। अच्छा, फिर लोगों को चाहिए तो स्टाफिंग करेंगे, लोगों को पुट करना है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अच्छा, लोगों को मैंने बैठा दिया, अब उनको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना कि काम क्या करना है, तो फिर मैं डायरेक्टिंग करूंगा, डायरेक्टिंग। एंड द लास्ट वन, अगर वो काम अच्छे से नहीं करते हैं तो उसको कंट्रोलिंग करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शन एक और फंक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे जरूरी होता है कोऑर्डिनेट करना। अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगा ना तो कोई भी काम नहीं होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल बैठाना।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर परचेज डिपार्टमेंट सेल के साथ तालमेल नहीं बैठा है, सेल जो है प्रोडक्शन के साथ तालमेल नहीं बैठा है, मतलब बातचीत ना करे, तो कभी भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सबको मैनेज किया जाता है, जिसको मैनेज करने के लिए हमारा लेवल बना गया है। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अगर आपका टाइप्स ऑफ या लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है तो आप बना सकते हो। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर। टॉप में कौन आते हैं? जो मेन हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सीईओ, चेयरमैन, ये सारे कुछ आते हैं। मिडिल में कौन आते हैं? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, या ये सारे आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और नीचे जो आते हैं वो कौन है? क्लर्क हैं, फॉरमैन हैं, ये सारे लोग नीचे आते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब यही सारी चीजों का स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनता है? मैनेजमेंट बनता है। ये आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आता है फंक्शन के बाद इसका फीचर्स। ठीक, तो फीचर्स में पॉइंट्स बता रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाओगे अगर आपको नहीं पता है तो, और मैं इसको समझाता चला जाता हूं एक एक करके। आप इसको अच्छे से आराम से बिना पढ़े भी जाओगे तो भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे पहला क्या कहता है? मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि आज हमने मैनेज कर दिया तो कल नहीं है, आपको हर दिन हर रोज मैनेज करना पड़ता है। एक हमारा जो प्लान हो गया, क्या उसके बाद फिर हम लोग न्यू प्लान नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा है एक ग्रुप एक्टिविटीज। मैनेजमेंट कहता है कि आइसोलेशन से कुछ नहीं होने सकता। आप अकेले कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते, आप अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते। अच्छा, कर भी लोगे तो आप उतने इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाओगे, मतलब कम टाइम पे कम खर्च पे आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो दूसरा लोगों से काम करवाना है, ग्रुप एक्टिविटी है। तीसरा यूनिवर्सल प्रोसेस। आपको बताया मैंने चंद्रयान 3 यूनिवर्सल, हर जगह यूज किया जाता है। इट डजंट मैटर कि उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, क्या है, हर जगह मैनेजमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है। मैनेजमेंट जो है वो फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, इसलिए वो साइंस है। फैक्ट बेस्ड मतलब साइंस क्या होता है? अगर मैं ये पेन ऊपर उछालूं तो कहां जाएगा? हवा में उड़ जाएगा या नीचे जाएगा? सर नीचे जाएगा, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के कारण। ये कौन बताया? साइंस बताया। तो वैसे ही मैनेजमेंट का भी है, रिसर्च करना, और उसके बाद अगर मान लो ये मेरा पेन है, नहीं बिक रहा, तो मैं क्या करूंगा? सोचो जरा, अगर ये मेरा पेन है, नहीं बिक रहा, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली आप लोग सोचोगे, बोलोगे सर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, या सर डिस्काउंट देंगे, एक में एक फ्री। नहीं, सबसे पहले मैनेजमेंट करता है, पहले सर्च तो करो कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इसका इंप्लीमेंट करो। पहले ही आप डिसाइड कर लोगे क्या है वैसा। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले ही दवा लिख के दे देता है? नहीं सर, वो पहले सर्च करता है, चेकआउट करता है, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालता है। सेम थिंग मैनेजमेंट में भी है, पहले हम उसको चेकआउट करते हैं, तब उसका कंक्लूजन निकालते हैं। बस आपको ये बात याद रखना है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट अ प्योर साइंस। क्यों सर प्योर साइंस क्यों नहीं है? प्योर साइंस रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड। समझोगे, C+O2 इज इक्वल टू CO2 ऑलवेज। हमारे दादाजी ने पढ़ा था, हाँ, उनके दादाजी ने पढ़ा था, हाँ, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हाँ, उनके बच्चे पढ़ेंगे, हाँ। ये C+O2 CO2 होता है, ये साइंस बताया, और ये हमेशा चलता रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन मैनेजमेंट करने का तरीका, क्या पेन बेचने का तरीका पहले जैसा था, आज भी वैसा और आगे भी वैसा ही रहेगा? नहीं सर, हमेशा चेंज होगा। तो मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए प्योर साइंस नहीं कहलाता है। ठीक, तो आर्ट और साइंस हो गया। नेक्स्ट क्या है? टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव, एक ग्रुप गोल होता है, गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हेल्प करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना मैनेज किए आप अपने गोल को कैन नॉट अचीव एनी गोल। ठीक है, हम लोग आज कल एग्जाम है हम लोगों का, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, चीट्स ले जाने हैं, नहीं ले जाने हैं, माइक्रो स्मॉल चीट्स बनाने हैं, नहीं बनाने, किसी से पूछ के लिखना है, क्या करना है वो आप आज ही डिसाइड करोगे। समझ में आ गई बात? तो ये मैनेजमेंट हम लोग आज ही कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है मैनेजमेंट। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। हाँ सर, ये प्रोफेशन है, हमेशा देखोगे मैनेजर करता है, इसलिए एक प्रोफेशन है। ठीक, आगे क्या है? रैशनल प्रोसेस है। रैशनल मतलब होता है सोच समझकर किया गया काम। ये इरैशनल प्रोसेस नहीं है कि हाँ बिना सोचे समझे कुछ भी मैनेज कर लिया, वैसा नहीं होता। ये रैशनल प्रोसेस है, सोच समझकर किया गया काम है। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल। इंटैंजिबल मतलब उसको ना ही छू सकते हैं हम, नहीं देख सकते हैं। मैनेज कर रहे हैं वो सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे हम लोग जाते हैं होटल में,
या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अगर कहीं भी देर होती है या कुछ अच्छा नहीं, तो बोलते हैं ना यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप उसको महसूस कर पाते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनटैंजिबल। मैनेजमेंट को आप देख थोड़े रहे हो, आप उसको महसूस कर रहे हो, फील करो, दैट इज कॉल्ड इनटैंजिबल, ठीक है। मैनेजमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल, चेंज होने वाला। देखो हर एक पॉइंट को आप लिखते जाओ, बस उसको याद रखना है एक दो बार, नहीं तो रिवाइंड करके आप देख लोगे कि मैंने क्या बताया था, और उसको ओन वर्ड्स में लिख देना है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक नेचर का होता है, समझ गए। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप इसको फीचर्स देख लोगे, और कहां से आया ओरिजिन और ये सारा चीज, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, व्हाट डू यू मीन बाय MBO। MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ये आपको पढ़ लेने हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मैनेजमेंट करना ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, देखो नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हम मैनेजमेंट करते हैं उसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ये तो सिंपल मैंने शब्दों में बता दिया, इसका डेफिनेशन कर लोगे, सेम मैंने बताया, इसके एक दो आप जो भी ऑथर्स होंगे उसके डेफिनेशंस को जरूर देख लोगे, और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो सर मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, अपने देखो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट करना, तो क्या क्या हो सकता है सर, इसके मेरिट्स देखो। पहला कहता है एम्बियो हेल्प्स एंड इंक्रीज एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ये कहीं ना कहीं इंप्लॉयज को मोटिवेट करता है, क्योंकि अगर आप काम क्यों करते हो, हर एक इंसान काम क्यों करता है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उसका प्राइमरी नीड है, अगर आपका प्राइमरी नीड है तो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स के लिए कोई काम करता है। तो हर एक इंसान का अपना, कोई घूमने फिरने के लिए काम करता है, कोई इंजॉयमेंट के लिए काम करता है, तो हर एक का कहीं ना कहीं अपना गोल, अपना मोटिव है, तो उस मोटिव को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो काम करता है। समझ में आ गई बात। तो ये कहता है कि एमबीओ करने से हम अगर पहले ही ऑब्जेक्टिव को बना लें और उसी के थ्रू मैनेजमेंट करें, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इंप्लॉयज को मोटिवेट करेगा, क्योंकि आपको जो पसंद है, आप जिसके लिए काम कर रहे हो, और अगर हम आपको वही चीजें दें तो आप और ज्यादा मोटिवेट होते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, एमबीओ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम बेटर एंड अर्ली। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम इससे पहले ही, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम्स को हम लोग बेटर तरीके से समझ भी पाएंगे और बहुत जल्दी समझ पाएंगे इसको करने से। तीसरा कहता है मैनेजर्स आर मोर लाइकली टू कम्पीट विद देमसेल्फ देन द अदर्स। अगर हम एमबीओ के थ्रू काम कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम दूसरे मैनेजर से अलग हैं, क्योंकि दूसरे मैनेजर सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं और हम लोग हर एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये कहीं ना कहीं उससे अलग बनाता है। इसके बाद एमबीओ फोर्सेस एंड एड्स इन प्लानिंग। एड्स मतलब होता है सहायता करना, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग करने में हमको हेल्प मिलता है। समझ में आ गई। जिसके थ्रू हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपने पढ़ ही रखा होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, जब हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू साइंस के टूल्स को यूज करते हैं, साइंस के टूल्स को यूज करते हैं, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग या मोशन के अकॉर्डिंग होता है ना, वो सारा चीज यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एमबीओ प्रोवाइड्स मोर ऑब्जेक्टिव अप्राइजल क्राइटेरिया। यहां पर कहता है एमबीओ जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का पता लगा सकते हैं और उसको चेकआउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि किसका क्या उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये इसके एडवांटेज है। एमबीओ रिड्यूस रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्यूटी। ये कहीं ना कहीं झगड़े को कम करता है। ठीक है, हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं क्योंकि हम में, याद रखोगे, इंप्लॉयज में या सब में, एक इंसान में जलन की भावना होती है। हमेशा वो दूसरे को देखकर ही जलता है। अगर आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अगर आपके उद्देश्य के लिए आपको काम करवाया जा रहा है, तो आप ग्रो करोगे, तो आप किसी को, दूसरे को नहीं देखोगे वो क्या कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो मिला है वो आपको बेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और आपके लिए ही वो बना हुआ है। जैसे किसी को खाने का पसंद है, वो किसी को डेकोरेटिंग पसंद है, तो उसको वही काम दिया जाए। अगर हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जिसको खाना पसंद है उसको खाने का अगर हम दे दें, तो वो सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट वे में ला कर देगा। मतलब उससे अच्छा खाना फिर कोई नहीं, क्योंकि उसको पसंद है खाना, वो हर एक अच्छी चीजों को लाएगा। अच्छा, जिसको डेकोरेशन पसंद है, उसको अगर दिया जाए तो वो अच्छे से अच्छे, सस्ता में सबसे अच्छा कर पाएगा। समझ गए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 10 लोगों को सेम अमाउंट दे दिया जाए और बोला जाए डेकोरेट करो, क्या सबको ही सेम डेकोरेट करेंगे? नहीं।
जिसमें वो आर्ट होगा वही उसको अच्छे से कर पाएगा। समझ में आ गया? तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेनी है प्लानिंग। डिफाइन द टर्म्स ऑफ प्लानिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। इसमें आपको पढ़ लेना है ये सारा कुछ। तो प्लान क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और टाइप्स क्या है, ठीक है। जिसमें स्टैंडिंग यूज प्लान और सिंगल यूज प्लान ये जरूर देखोगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट प्लानिंग। शॉर्ट में मैं बताता हूं, प्लानिंग तो आपने जाना ही है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इट इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। फ्यूचर को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना, प्रिडिक्शन कर पाते हैं, भविष्यवाणी कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कल के लिए हमेशा याद रखोगे, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, ना पास्ट के लिए ना प्रेजेंट के लिए। आप आज प्लान कर रहे हो कल के एग्जाम के लिए, समझ में आया? तो याद रखोगे हमेशा हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का आपको डेफिनेशन लिख देना है। ये शॉर्ट में तो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, ये तो नॉर्मल सा आपको डेफिनेशन हो गया। बाकी आप किसी का भी कर लोगे, जॉर्ज आर टेरी है या फिर कुंटेज ओडोनेल है, हेनरी फ्योल है, किसी का भी कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप नाम जो है टेलर हो गया, हेनरी फ्योल हो गया, ये सारी चीज़ करें, अलेन करें। जैसे एलिन ने कहा है अ प्लान इज अ ट्रैप टू द कैप्चर फ्यूचर। फ्यूचर को कैप्चर करना ही प्लानिंग कहलाता है। फ्यूचर को हम पकड़ लेते हैं तो एक ऐसा केज बनाया गया है, समझ गए? तो ये सारा कुछ है, आपको कर लेना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला हम प्लानिंग करते हैं। अच्छा, मैंने स्टेप बाय स्टेप भी बना दिया। पहले हमने सोचा बैंक खोलना है, फिर हमने दुकानें ली, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, उसमें फिर लोगों को बैठाया, स्टाफिंग। अच्छा, उन लोगों को काम बताना है, डायरेक्टिंग, एंड लास्ट में काम नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग। इसीलिए प्लानिंग इज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव हो इसका ये हो गया फीचर्स। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप आज प्लानिंग कर रहे हो नेक्स्ट मैनेजमेंट के एग्जाम के लिए, तो क्या लगता है आपको फिर नेक्स्ट जब आपका ईटीपी होगा या फिर और कोई सब्जेक्ट्स होगा तो क्या आप उसके लिए प्लान नहीं करोगे? हाँ सर, उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग खत्म नहीं होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्लान लगा ही रहा है। जैसे आपने 10th तक सोचा था ये करेंगे, अच्छा 10th के बाद प्लान खत्म हुआ, नहीं, फिर 11 आया, 11 के बाद 12 आया, फिर ग्रेजुएशन आया, सेमेस्टर आया, तो ये प्लानिंग लगा हुआ है। अब आगे फिर आप लोग और प्लान करते चले जाओगे। नेक्स्ट क्या है? परवेसिव प्लानिंग हर जगह यूज किया जाता है, मैंने बताया, क्योंकि मैनेजमेंट है। देखो ये सब की पॉइंट है, ये हर जगह आप यूज कर सकते हो। एक तो कंटिन्यूअस, दूसरा परवेसिव, क्योंकि मैनेजमेंट का ही ये सारा पार्ट है। जब मैनेजमेंट ही हर जगह यूज होता तो ये सब चीजें भी हर जगह यूज होगी। तो ये की पॉइंट है, आप कहीं भी इसको डाल सकते हो। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल प्रोसेस, ठीक है। गुड प्लान, देखो एक्चुअली इसका जो नेचर है वो रिजिड होता है, लेकिन गुड प्लान जो होता है ना, वो समय के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, वो सबसे अच्छा प्लान होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं दिमाग तौर पर हर कोई प्लान नहीं कर सकता, याद रखोगे। ये भी करना एक कला है, एक आर्ट है। जो उतने एजुकेटेड हैं, वो स्किलफुल पर्सन है, वही प्लान कर सकते हैं। अब रात में मैंने सोचा, नींद आया, सपना आया और मैंने कर दिया प्लान, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज के पीछे रिसर्च होता है, ठीक है। इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा गया है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? प्लानिंग इज फॉरकास्टिंग, भविष्यवाणी बताना है, फॉरकास्टिंग करना है, ठीक है, ये सारा है। अच्छा, प्लानिंग इज सिलेक्शन द बेस्ट अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। याद रखोगे, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप लिख सकते हो। अल्टरनेटिव कोर्सेज, जहां आपके पास ऑप्शन है वहां आपको प्लान करना पड़ेगा। यू हैव टू डू अ प्लान। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप काहे का प्लान करोगे? जैसे आपके पास एक ही रास्ता है, आगे ही जाना है बस, ठीक। अगर आपके पास 4 रास्ते हैं तो हम ना प्लान करोगे, अच्छा यहां जाएं या यहां जाएं, यहां। आपके पास 3 स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो प्लान करते हो। अगर आपको कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही है कॉमर्स, उसी को लेना है, तो काहे का प्लान? अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग हमेशा ऑल्टरनेटिव पे आता है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये सारे इसके फीचर्स है, ये पढ़ लोगे। मेनली है टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें मैं एक छोटा सा बता रहा हूं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब समझोगे, वैसा प्लान जो हमेशा चलता रहेगा, उसको बार बार यूज किया जा सकता है। मतलब एक बार हमने प्लान किया और उसको बार बार इंप्लीमेंट थोड़ा बहुत करके हम यूज करते हैं। और सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है उसको एक बार प्लान किया, एक बार ही यूज किया, वो खत्म, यूज एंड थ्रो। याद रखोगे, यूज एंड थ्रो। हम लोग जैसे यूज करते हैं ना, डिस्पोजल यूज किए, पानी पिए, हमने खाना खाया, फेंक दिया, एक बार यूज किया, खराब हो गया। वैसे ही होता है सिंगल यूज प्लान।
सर ये कैसे होगा? देखो सपोज करो कि आपकी शादी है, आपने प्लानिंग किया, तो क्या फिर शादी करोगे फिर प्लानिंग करोगे? वो तो खत्म हो गया ना, एक ही बार शादी, एक ही बार होता ना। हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, शादी एक बार करते हैं वगैरह वगैरह, तो हर चीज का उसका प्लान एक बार होगा। लेकिन अगर आपका बर्थडे पार्टी है, आपने एक बार प्लान किया, तो सेम प्लानिंग तो नेक्स्ट ईयर भी, उसके नेक्स्ट ईयर उसको इंप्लीमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, उसको यूज तो कर सकते हो, समझ गए? तो वो सारी चीजें बार बार होगी। जैसे आपने पिछले एग्जाम में जो प्लानिंग की थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करके आप इस बार भी प्लानिंग करोगे, फिर उसको आगे ले जाओगे, फिर उसको आगे। तो ये कौन हुआ? सिंगल यूज प्लान हुआ या स्टैंडिंग प्लान हुआ? तो याद रखोगे स्टैंडिंग प्लान है वो। सिंगल यूज प्लान मतलब एक बार हमने यूज किया, ठीक है? ये कर लेना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपको कर लेना ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते ही हो, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना मतलब ग्रुप ऑफ वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हम लोग जब भी काम को बांट देते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, ठीक है? जैसे हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, समझोगे? पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या होता है, ओवरलैपिंग कम हो जाता है। जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन क्या काम करेगा हम लोग बांट देते हैं ना, कि हमारा जो डांस फ्लोर होगा वो कहाँ होगा, अगर खाने का स्टॉल होगा तो वो कहाँ होगा, बैठने के लिए कहाँ जगह होगा। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज कर देना, हर एक चीज को बांट देना अलग अलग चीजों में। इससे बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन कर लोगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल, ये जो है अकेला ऑर्गेनाइजिंग होता नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है? काम को हम लोग बांट देते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स में, ठीक है? चेन ऑफ कमांड आपने पढ़ ही रखा होगा। चेन ऑफ कमांड हम लोग स्केलर चेन पढ़ रखे हैं। कभी भी काम होता है ना तो हम लोग डायरेक्टली, देखो हमेशा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होता है, तो हमेशा हम लोग काम एक चेन के अकॉर्डिंग करते हैं। चेन समझते हो ना, कि जैसे अगर आपको काम करना है, किसी ऑफिस में जाना तो पहले पियोन से अपॉइंटमेंट लेना हो पड़ेगा, फिर पियोन से आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो जाकर बॉस से मिलोगे। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली बॉस से मिल लो। जैसे स्कूल में भी होता है, पहले पूछना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के पास। ऐसा नहीं होता। तो हर जगह कहीं ना कहीं एक चेन बना हुआ होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। जैसे बैंक में जाएंगे तो पहले क्लर्क से मिलेंगे, फिर उससे मिलेंगे, फिर मैनेजर से मिलेंगे, समझ रहे हो? अलग अलग चीजें बनाई गई है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना, क्योंकि एक इंसान अकेला सारा काम नहीं कर सकता, वो हर चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बांट देते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ठीक है? उसके बाद है डायनेमिक, ये चेंज होता रहता है। डायनेमिक मैंने बताया ना, डायनेमिक, कंटिन्यूअस, ये सब हर जगह आप यूज कर सकते हो। ये पॉइंट आप लोग हो सकता है, जैसे यूनिवर्सल प्रोसेस हर जगह यूज हो सकता है। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आपने बचपन में आपको पढ़ रखा होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने याद होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, याद है या नहीं है? अगर नहीं याद है तो थोड़ा मैं शॉर्ट में बता दूं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जब फॉर्मली एक बिजनेस टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है, उसको फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम लोग जब आपस में ही एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लेते हैं, उसको इनफॉर्मल कहते हैं। सर थोड़ा देहाती में समझाएं, देहाती इन द सेंस डिटेल में समझें। अगर स्कूल में आप जाते हो, जैसे ही बेल लगती है, आप लोग अपने अपने क्लास में चले जाते हो, वहां पर जो टीचर है, मैम है, सर है, वो अपना अपना ग्रुप बनाते हैं कि तुम यहां पर बैठो, तुम यहां पर बैठो। भले ही वो आपका कंपटीटर हो, आपका दुश्मन हो, लेकिन मैम जब तक है तब तक आपको उसके साथ बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि मैम का ऑर्डर है, ठीक है? आप उसके साथ बैठ गए। लेकिन जैसे ही छुट्टी होगी, लंच ब्रेक होगा, आप यहां से वहां सब, जिसके साथ आपको गॉसिप में मन लगता है, जिसके साथ आपको मन लगता है, आप उसके साथ चले जाओगे। सेम एज ऑफिस में भी होता है। मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजर बताता है आपको किसके साथ काम करना है। अच्छा, जितने भी क्लर्क हैं या जितने भी मैनेजर हैं, क्या सबको आपस में झगड़ा नहीं होगा? हो सकता है, ऑब्वियस हो सकता है कि उससे झगड़ा हो, लेकिन काम करते समय उससे बात करनी ही पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक होगा तो सब अपने अपने जगह, हो सकता है बॉस पियोन के साथ लंच करें, क्योंकि पियोन को सारी के सारे गॉसिप पता होते हैं, समझ में आ गया ना? और हम लोगों को तो मन ही लगता है गॉसिप करने में। तो गॉसिप जो होता है ना, एक हम लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग या मेंटल सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो अपना ग्रुप बनाते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकी जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके अकॉर्डिंग चलता है। सबसे तेज कौन होगा बताओ तो जरा? सर ऑब्वियस कौन होगा? इनफॉर्मल, क्योंकि उसमें जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी हमारी बातें जाती है। फॉर्मल में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेन के अकॉर्डिंग जाती है, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग। और इनफॉर्मल में क्या है, गॉसिप है ना, उसके पास हर जगह फैल जाता है, समझ में आ गया? लेकिन जो स्पैन ऑफ लाइफ है
वो कम होता है इनफॉर्मल का, क्योंकि इनफॉर्मल हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बनाते हैं। जहां मेरा नीड्स पूरा हो गया, हम फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं। लेकिन फॉर्मल में आप चाहो या ना चाहो, जब तक फर्म है, जब तक आपका ऑफिस है, आपको काम करना ही पड़ेगा, कितना भी झगड़ा हो जाए। समझ गए? तो ऐसा आपको डिफरेंस अगर करना है तो डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग आपका क्वेश्चंस का। इसके बाद आता है आपका व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल बहुत अच्छे से देख लोगे। डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो समझो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब हमारे नीचे कितने लोग काम करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल कितने होंगे, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल करना। ठीक है, जिसमें आपको फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। काम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बांट दें तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बातों को समझोगे, मान लो कि मैं कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूं, पेन। ठीक है, तो मेरे यहां फंक्शन के अकॉर्डिंग काम क्या होगा, एक आदमी खरीदेगा, एक आदमी बेचेगा, एक आदमी करेगा प्रोडक्शन, तो बनाएगा। तो यहां पर हो गया 3 डिपार्टमेंट, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो काम के अकॉर्डिंग मैंने उसको बांट दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कहता है आपका डिविजनल। अब क्या होता है ना, अगर बहुत सारी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे पतंजलि को उठा लो, वो क्या बनाती है, वो बहुत सारी सर ब्यूटी शॉप बनाती है। ठीक है, सोप भी बना रही है, वो फूड आइटम भी बना रही है, वो ऑयल भी बना रही है। तो अब बताओ मुझे, हर एक चीज को बनाने का जो तरीका है वो सेम होगा? नहीं। हर एक चीज को बेचने का तरीका सेम होगा? नहीं सर। हर चीज को खरीदने का तरीका एक होगा, रॉ मटेरियल एक ही लगता है? नहीं। तो अब क्या होगा कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग बटेगा। ठीक है, जैसे पेन का अलग हो गया, कॉपी का अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया, टूथपेस्ट अलग हो गया, और उसके अंदर फिर 3 आएंगे, परचेज, सेल, प्रोडक्शन। समझ में गया? तो ये मेरा स्पैन, एक इंसान के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं वो हमारा कंट्रोल करने का, कि भैया हम 10 लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। बात आ गई समझ में? इसको पढ़ लोगे ध्यान से। देखो, समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत डिटेल में आपको बहुत इजी वे में बता देता। मैंने इसके अलग अलग वीडियोस और क्लास में तो मैंने डील कर ही रखा है, आप लोग इसको पढ़ लोगे। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूं कि आप आराम से इसको लिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली में होता क्या है। और मेरे चुटकुले मतलब मेरा जो एग्जाम्पल है आप उसको याद रखोगे, वो याद रखोगे, एग्जाम में अच्छे से आप लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ लेना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा, इसको शॉर्ट नोट्स में आपका ये आ सकता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। कैसे याद रखोगे? सेंट्रलाइजेशन, सेंटर पॉइंट, अगर पावर और ऑथोरिटी एक इंसान के पास हो, सेंटर पॉइंट के पास, तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लो ये क्लासरूम है, मैं टीचर हूं, तो पावर और ऑथोरिटी किसके पास है? मेरे पास है। तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन। और अगर मैं अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, काम को बांट दूं, दूसरे लोगों को दे दूं, ये क्या कहलाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। जब हम पावर और ऑथोरिटी को बांट देते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? तो सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एंड ऑथोरिटी इन वन हैंड, डिसेंट्रलाइज मतलब हम फ्यू हैंड्स में दे देते हैं। ठीक है, इसी में एक आता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का हिंदी कहलाता है भारापण, भार को अर्पण कर देना। अगर मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, देन वी हैव टू, इसको क्या करेंगे हम लोग? किसी और को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो याद रखोगे, कभी भी हम अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करेंगे ऑथोरिटी और पावर, तो उसको हम लोग डेलीगेशन कहेंगे। तो एक मन में सवाल आता है, सर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी तो होता है पावर और ऑथोरिटी बांट देना, डेलीगेशन का मतलब भी आप बता रहे हैं पावर और ऑथोरिटी बांट देना। हाँ, लेकिन याद रखोगे डेलीगेशन का मतलब होता है सिर्फ अपने से नीचे वाले को देना, किसी को भी नहीं दे सकते। डिसेंट्रलाइजेशन में हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन डेलीगेशन में हम अपने से नीचे वाले को देंगे, वो फिर अपने से नीचे वाले को देगा, फिर वो अपने से नीचे वाले देगा। हम डायरेक्टली सबसे नीचे वाले को नहीं दे सकते डेलीगेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में दे सकते हैं। ये छोटा सा अंतर है, आप इसको देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? इसके बाद आपको पढ़ना है डिस्कस द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आपको मैस्लो के मोटिवेशन थ्योरी जो है आपको वो पढ़ लेने हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है कि मैस्लो मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन, एक इंसान काम नहीं करना चाहता। क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो? नहीं।
आपको मन नहीं लगता। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको मन लगता है, आपको कोई भी मना कर दे, आप उस चीज को पढ़ते हो या उस चीज को करते हो। जैसे अगर मान लो आपको रील्स देखने का मन है, आपको कितना भी मना किया जाए, आपका हाथ चला ही जाता होगा मोबाइल पे और रील्स देखते ही होंगे, ठीक है। वैसे ही कभी कभी होता है ना कि अगर कुछ चैप्टर, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नहीं पढ़ते, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यही है कि कुछ बच्चे कुछ चैप्टर्स को जो पसंद करते हैं या जो समझ में आता है तब पढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो फिर बोलते हैं नहीं सर बोर हो रहा है। देखो, पढ़ाने का भी एक तरीका है, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप बहुत मजे से पढ़ोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो फिर वो बोरिंग होने लगता है, ठीक है। तो समझोगे बातों को कि बच्चों का जो चैप्टर, अगर कोई चैप्टर है आपको बहुत इंटरेस्ट आया, आपका आसानी तरीके से बन रहा है, तो फिर आप खुद से उसको खोलकर बनाना स्टार्ट कर देते हो, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई बोलता नहीं है पढ़ने के लिए। तो यहां पर भी मैस्लो ने खोज निकाला कि इंसान काम करेगा कैसे, तो उसको मोटिवेट किया जाए। तो मोटिवेट करने के लिए उसने स्टेप बाय स्टेप उसके हियरार्की बनाए हैं, हायरार्की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये उसको बनाया गया। तो मैस्लो ने जो नीड्स की थ्योरीज बनाई है, मोटिवेशन की थ्योरीज बनाई है स्टेप बाय स्टेप, वो क्या क्या है, तो याद रखोगे 5 स्टेप्स उन्होंने बताया है। फर्स्ट स्टेप में बताया है बेसिक नीड्स को। उन्होंने बताया है एक इंसान, कोई भी इंसान पहला काम करता है रोटी कपड़ा और मकान के लिए, बेसिक नीड्स के लिए पहला काम करता है। अब जैसे ही वो फर्स्ट स्टेज पार कर लेता है, फर्स्ट स्टेज उसका कवर अप हो जाता है, अब वो दूसरा काम क्यों करता है, सेफ्टी के लिए। अब वो चाहता है कि उसको सेफ्टी मिले, क्योंकि अब उसको तो बेसिक नीड्स मिल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर मान लो वो अपना आगे लाइफ के बारे में सोचता है, शादी वादी करता है, तो उसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, कि उसको कहीं काम से ना निकाल दिया जाए, या उसका लाइफ कैसे स्पॉइल ना हो जाए, या आगे कैसे चलेगा। तो वो दूसरा जो काम करेगा सिक्योरिटी, अब जिसको सिक्योरिटी जहां मिलेगी अब वो वही काम करेगा। तो जैसे ही बेसिक नीड्स होता है, उसके बाद वो सिक्योरिटी चाहता है। अब जैसे ही वो सिक्योरिटी ले लेता है, थर्ड चाहता है क्या है, सोशल नीड्स, समाज। अब उस चाहता है कि समाज में, अच्छा पड़ोसी के पास फ्रिज है तो मेरे पास भी फ्रिज हो, पड़ोसी के पास कार है तो मेरे पास भी कार हो। वो थर्ड नीड्स चाहता है, ये सोशल नीड्स। अब जैसे ही बेसिक नीड्स हो गया उसका, दूसरा सिक्योरिटी नीड्स हो गया, सोशल नीड्स हो गया, अब वो चाहता है ईगो। ईगो मतलब अब वो समाज में अपना नाम चाहता है कि अच्छा 10 लोग, क्योंकि मेरे पास तो सब आ गया ना, मुझे रोटी कपड़ा मकान भी मिल रहा, मुझे सिक्योरिटी भी मिल गया, मेरे पास कार है, फ्रिज है, टीवी, मेरे पास मतलब ओवरऑल सब कुछ है। अब लोग भी तो मुझे पहचाने, 10 जगह लोग अगर खड़े हो रहे हैं तो हाँ पहचाने कि अच्छा ये कौन इंसान है। तो अब वो जो काम करेगा वो अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करेगा, वो अपने सोशल स्टेटस बनाने के लिए काम करता है। तो वो होता है ईगो का स्टेज। इसके बाद अगर वो लोग भी उनको पहचानने लगे, अब समझोगे बेसिक नीड्स भी पूरा हो गया, उसकी सिक्योरिटीज भी मिल गए, उसके पास सारा सामान भी आ गया समाज के समाज के अकॉर्डिंग, अगर उसके लोग पहचानने भी लगे, उसका ईगो नीड्स भी पूरा हो गया, तो लास्ट में बचता है सेल्फ। वो खुद के लिए जीना चाहता है। अब वो काम किस लिए करेगा, उसे जो खुद पसंद हो। जैसे होता है ना कि मैंने सब कुछ पा लिया जीवन में, तो अब चलो हिमालय की ओर चलते हैं, या फिर अब अगर मुझे घूमने कहीं जाना है तो अब वहां घूमने चलते हैं। मतलब अब वो जो काम करेगा ना, वो खुद के लिए काम करेगा, क्योंकि उसने सब चीज पा लिया है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या स्टेज बनाया है मैस्लो ने, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, बेसिक इसको कर लेना है, 5 पॉइंट्स इसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखना है, देखो हो सकता है मोटिवेशन आपका आए, मोटिवेशन पे आपको ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको देख लेना है, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं, ये सारा कुछ देख लोगे, आपके पास बुक्स होगा तो। आगे आता है लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप, क्योंकि सबको कंट्रोल करना भी जरूरी है, तो अब आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स और इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक लीडर कैसा होना चाहिए, देखो एक लीडर हमेशा होना चाहिए, सबसे पहला ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार। दूसरा गुड स्पीकिंग स्किल होना चाहिए, उसके पास बोलने का तरीका होना चाहिए, ताकि आपको सुनकर लगे कि हाँ अच्छा। वो खुद मोटिवेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद वो डेमोरलाइज है, वो खुद बोल रहा है ठीक है पढ़ लो करो, तो आपको कुछ नहीं आएगा। उसको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पास होना चाहिए। अच्छा, गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। उसके बाद उसको मैनेज करने का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें गुड क्वालिटी आती है एक किसकी, लीडर की, ठीक है, जिसको देखकर हम मोटिवेट हों और उसके लिए काम करें। तो आप एक एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर ये पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये आपको देख लेना है, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है मैंने शॉर्ट नोट्स में बता ही दिया, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारा डेलीगेशन, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट देख लोगे,
भर्ती कैसे होती है। आपको पता है ना कि अगर स्टाफिंग करना है हम लोगों को, तो अगर हमारे खाली जगह हैं तो हम उसको भर्ती करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। फॉर्म निकाला हमने, फॉर्म निकालकर फिर हम अप्लाई करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से बेस्ट हम चुनकर उसको निकालते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको पता है इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल भी हम रिक्रूट कर सकते हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसी को प्रमोशन करना, और एक होता है एक्सटर्नल, बाहर से लोगों को लेके आना। तो ये आप दोनों अच्छे से देख लोगे, इंटरनल सोर्स भी और एक्सटर्नल सोर्स भी। और रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे रिक्रूट किया जाता है। पहले एग्जाम लिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, ट्रेनिंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, कैसे कैसे, ये सारा चीज आपको देख लेना है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं मैनेजमेंट के लिए। बाकी तो आपने 12 में पढ़ ही रखा है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप आसानी से बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो मेनली जो है ये सारे क्वेश्चंस हैं। ज्यादा ध्यान देना है आपको। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग देख सकते हो, मैनेजमेंट देख सकते हो, स्टैंडिंग मैंने बताया, स्टैंडिंग प्लान, यूज प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट देख सकते हो। उसके बाद क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, ये आप देख सकते हो। तो ये सारे जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, देख लेना है, और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डील करोगे, सजाकर लिखोगे। अगर आप फ्लो चार्ट बनाना आता है आपको तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि आपने फीचर्स लिखा, कोई भी चीज उसका फीचर्स है और उसको आपने डील कर दिया। जैसे 5 फीचर्स है तो आपने ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया कि हाँ ये सारा इसका फीचर्स है, ये बना दिया। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं, इसका फीचर्स है, देखे ही होंगे, आपको 12 में सिखाया गया होगा, ये आप बना सकते हो, इसमें आपको मार्क्स मिलता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पढ़ लेना है। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल हैं तो आप अपने दोस्तों से ले लें, या फिर मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या किसी टॉपिक में डाउट रह गया हो कि सर ये क्वेश्चंस में डाउट रह गया, इसको बता दें, तो वो भी मैसेज करोगे, मैं उसको भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश करूंगा ऑलवेज। ठीक है, तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।